नमस्कार दोस्तों, आज हम सेशन करने वाले हैं गवर्नर जनरल पे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1772 से लेकर के और 1857 के बीच में जो रहे और उनके कार्य जिससे संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। जो ये पिक्चर्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सो दैट आपको बाद में आप इसे रिवाइज कर सकें। तो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। रेगुलेटिंग एक्ट इनके काल में ही आया। तो जब ये बंगाल के गवर्नर बने 1772 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसने कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अंडर में एक काउंसिल बना दी। तो इनकी काउंसिल के मेंबर थे बारवेल, मॉन्जन और क्लेवरिंग। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कंपनी के रूप में जैसे भारत की कंपनी है रिलायंस या बजाज या टाटा, तो ऐसी एक कंपनी के रूप में यहां पे आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार में बहुत घाटा हो रहा था क्योंकि भारत से बहुत सारी चीजें ले जा रहे थे और भारतीयों को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो अंग्रेज कंपनी ने पैसा मांगा ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश सरकार से कि हमें कुछ पैसा उधार दे दीजिए। तो 105 लाख स्टर्लिंग का उधार दिया गया था जिसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब तुम्हारी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही है वो काम करेगी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ। और इन्हीं लॉ की जो शुरुआत थी वो थी रेगुलेट करने के लिए। जो पहला लॉ आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट जिसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस वक्त में 3 प्रेसिडेंसी होती थी भारत में। अगर हम इन प्रेसिडेंसी की बात करें तो 3 प्रेसिडेंसी होती थी। एक थी बॉम्बे, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बंगाल। तो तीनों में ही एक एक गवर्नर होते थे। इसमें से जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल के लास्ट गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर कौन थे, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के साथ इन्होंने स्टार्ट की थी। एबलिस्ट ऑफ डुअल सिस्टम, याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी। तो द्वैत शासन को समाप्त करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये द्वैत शासन कब से कब तक चला? 67 से लेकर के 72 तक चला। द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने दीवानी निजामी शक्तियों के रूप में बांट दिया था 1765 में, जिसे लागू किया गया 1767 में। 1767 से लेकर के 72 तक ये लागू रही और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस डुअल सिस्टम को यानी द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जिसमें पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था, तो ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता की जो पहली अंग्रेजी ट्रांसलेशन थी वो इसी में ही थी। इसके बाद एक चीज देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था इसमें कुछ कमियां थी। वो ये थी कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ये अपनी मर्जी से कोई कानून पास कर सकती थी क्योंकि गवर्नर जनरल की वोटिंग बहुत अनिवार्य नहीं थी। तो इन्होंने अपनी मर्जी चलानी चालू कर दी थी। इसके अलावा ये क्लियर नहीं था कि सर एलिजा एमपी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था ये नहीं बताया गया था कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से उसका क्या रिलेशन होगा या कौन पावर होगा या सबऑर्डिनेशन में होंगे या इक्वल पावर में होंगे। इन्हीं के लिए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट क्यों पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ठीक करने के लिए किया गया था। इस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो आगे देखते हैं, डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंटेड कलेक्टर्स। कलेक्टर्स की सबसे पहले अपॉइंटमेंट किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, 1772 में की थी। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ही कलेक्टर्स निर्धारित हो गए थे। इसके अलावा आपको नंद कुमार इंसिडेंट याद होगा। नंद कुमार भारत के एक ठेकेदार थे जिनके साथ में ये केस हो गया था और इसके कारण जब ये वापस ब्रिटेन गए तो वहां पे इनके खिलाफ इंपीचमेंट भी लाया गया था। ओनली वन हु हैज बीन ऑफर्ड विद इंपीचमेंट, एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको कि ब्रिटेन जाने के बाद गवर्नर इंपीचमेंट भी झेलना पड़ा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में इंग्लिश और पेशवा शासकों के बीच में
जो मराठास थे उनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर पर हस्ताक्षर, पुरंदर संधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो नेक्स्ट है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जिनका कार्यकाल 1786 से लेकर के 1793 तक था, नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। याद रखिएगा, भारत में जो सिविल सर्विसेज थी उसकी शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त था बेसिकली जमींदारी सिस्टम। अंग्रेज जब से भारत के अंदर आए वो ये तरीका ढूंढ रहे थे, क्योंकि भारत में आय का मुख्य स्रोत क्या था? राजस्व। तो वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से भारतीय आय को निर्धारित किया जाए, यहां पे जमीन का मालिक कौन होगा और जो लैंड रेवेन्यू लेना है वो किस आधार पे लेना है। तो इसमें इन्होंने एक जमींदारी प्रथा को अपनाया, जो कि इसको डिजाइन करने वाले थे जॉन शोर। तो इसमें क्या किया गया? 1/11 हिस्सा जो टोटल रेवेन्यू निर्धारित किया गया उसका 1/11 हिस्सा जो होता था वो लिया जाता था टैक्स के रूप में। और पहले इसको लागू किया गया था 1790 में, तब इसे लागू किया गया था 10 वर्ष के रूप में, 10 वर्षीय व्यवस्था कहा जाता था। बाद में 1793 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया और इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, और ये करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपीलेट कोर्ट, यानी कि अपील के न्यायालयों की स्थापना की इन्होंने, जिन्हें लोअर ग्रेड कोर्ट कहा जाता था। इसके अलावा एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है 1792, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो की गई थी 1792 में, और ये था थर्ड एंग्लो मैसूर, जिसमें कि टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था और इसके बदले में ये संधि हुई थी। टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को बंधुआ पर रख लिया गया था, एक निश्चित धनराशि पे करनी जरूरी कर दी गई थी, जब तक वो पैसे नहीं पे करेंगे तब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये पैसे थे युद्ध हार जाने के रूप में, क्योंकि जिम्मेदार माना गया टीपू सुल्तान को इस युद्ध का। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रखेंगे आप। तो श्रीरंगपट्टनम हुआ था, 10 वर्षीय युद्ध हुआ था, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सर्विसेज, इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नई पुलिस सिस्टम को शुरुआत किया था, नई पुलिस प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेलेजली। अब वेलेजली जिन्हें की टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जिन्हें की टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ये खुद को अपने आप को बंगाल टाइगर के रूप में प्रोनाउंस करते थे। इसमें इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, और सहायक संधि क्यों महत्वपूर्ण है? तो 3 चीजें इसमें याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो है वो ये कि सहायक संधि में जो राजा थे उनके पास एक सेना रखी जाती थी, ये सेना अपॉइंट कर दी राजा के पास में उससे संधि करके। ये रॉबर्ट क्लाइव का थॉट था। दूसरा, फिर ये कहा गया कि भाई आप इस सेना का खर्च दो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने करना चालू किया था कि सेना का खर्च आपको देना होगा और साथ में हमें एक खर्च देना होगा क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये बेसिकली जैसे आप देखते हैं ना कि बदमाश हफ्ता लेते हैं, ये उस तरीके का था कि इन्होंने कहा कि भाई आपकी एक रियासत है तो आपकी रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमें पैसे दो, हम आपके पास एक सेना रखेंगे और इस सेना का खर्च भी आप चलाओगे। तो बेसिकली अगर 4 रियासतें एक दूसरे के आसपास में हैं, चारों को बोल दिया तो चारों में शांति तो रहेगी, क्योंकि चारों जगह तो सेना किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। और इस तरीके से एक सहायक संधि चालू की लॉर्ड वेलेजली ने, जिसमें कि याद रखेंगे आप सबसे पहले
हैदराबाद को शामिल किया गया था। इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर एटसेट्रा, बहुत सारी जगह थी। तो आगे बढ़ते हैं। इसे ये अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे। चौथा, ये याद रखेंगे आप, फोर्थ आंग्ल मैसूर। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किसके काल में हुआ था? वो हुआ था, सॉरी, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वेलेस्ली के काल में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। ये अंतिम एंग्लो मैसूर वॉर था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ बेसाइन हुई थी, ये 1802 में हुई थी। बेसिन की संधि, याद रखिएगा, बेसिन की संधि मराठों के साथ में हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की, विलियम कॉलेज एक्ट, यहां पे ध्यान रखेंगे 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कहां पे था? बंगाल में था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी सरकार ने रद्द कर दिया, जिसके कारण कि इस कॉलेज को लीड्स में ट्रांसफर कर दिया गया था बहुत बाद में। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली और आगरा 1803 में लेक थे, लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल एम्परर को पेंशन पे भेज दिया। तो इसके बाद आते हैं हेस्टिंग्स। इसके बाद आते हैं हेस्टिंग्स, जो आपको पढ़ना है। वैसे तो इनके बाद में आए थे मिंटो, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो हैं हेस्टिंग्स। तो हम बीच बीच में वो जो कि अनइम्पोर्टेंट हैं उनको छोड़ दे रहे हैं, जैसे जॉन सोर को छोड़ दिया, मिंटो को छोड़ दिया, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। हेस्टिंग्स के बारे में आपको याद रखना है कि आंग्ल और नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था कब? 13 से लेकर के 23 तक, 1813 से लेकर के और 23 तक, जिसके बाद में सुगौली की संधि हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, सुगौली की संधि। पता नहीं कैसे मैंने मैनेज नहीं किया है यहाँ पे। हाँ, यही ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। 1816 में किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। इसके अलावा पिंडारियों का दमन, तो जो पिंडारी थे उनका दमन किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। मेरे को एक पेन दे दो। हाँ, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बाद में चल करके प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया था इन्हीं के काल में। प्रेसिडेंसी की राजधानी याद रखिएगा। बॉम्बे जो है उसका अपना एक इतिहास है। ब्रिटेन के राजकुमार की जब शादी हुई थी तो ये उन्हें गिफ्ट में मिला था, दहेज में मिला था। इसको बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया 12 रुपए सालाना मुचलके पे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं कर पाई। बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रह गया, अंग्रेज सरकार ने इसको वैसे ही दे दिया। गैरोल अंगियार ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। गैरोल अंगियार ने इसको एस्टैब्लिश किया था बॉम्बे को। बाद में क्योंकि सूरत का एक पोर्ट था जिससे कि अरब सागर के थ्रू व्यापार होता था, लेकिन इस पे भारतीयों का पूर्ण रूप से कब्जा था। जो श्रॉफ थे, शेट्टी थे, अमोलदार, मजूमदार थे, उनका कब्जा था इस पे। तो इसलिए अंग्रेजों को एक ऐसे पोर्ट की जरूरत थी जहां पे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, इसलिए उन्होंने बॉम्बे को एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया। बाद में इसको प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया और आज भी आप जानते हैं इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा थॉमस मुनरो का नाम आपको याद रखना होगा। थॉमस मुनरो, जिन्होंने इन्हीं के काल में रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब रैयतवाड़ी क्या होता है? रैयत का मतलब होता है जनता। तो जो जनता यानी कि जो किसान से डायरेक्ट सेटलमेंट होता था उसे कहा गया रैयतवाड़ी सेटलमेंट। 1820 में गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा डेवलप किया गया था। जगह भी याद रखिएगा, मद्रास।
तो मद्रास में स्टार्ट किया गया था इसे। नेक्स्ट महालवाड़ी सिस्टम भी इसी वक्त आया था। अब यहां पे याद रखिएगा, महल मतलब यूनिट ऑफ विलेज। इसमें एक विलेज को, एक गांव को एक यूनिट के रूप में माना और तब इसे स्टार्ट किया गया जेम्स थॉमसन द्वारा। जेम्स थॉमसन द्वारा दोनों, यानी कि याद रखिए सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम आया जो कि आया था कॉर्नवालिस के टाइम पे, दूसरा और तीसरा यानी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम आया जो दोनों आए हेस्टिंग्स के टाइम पे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इनकी जो पॉलिसी थी वो थी इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन मतलब बाधा डालना, किसी के में भी काम में भी टांग अड़ाना, और वॉर यानी लड़ाई की। इन्होंने ये नीति अपनाई थी, लड़ाई करो, बाधाएं डालो और इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले राजपूतों का अपना सहायक इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण नाम और वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो कि एक लेफ्टिनेंट के रूप में मद्रास में पहले नियुक्त थे और अब वो गवर्नर बना दिए गए थे। तो उन्होंने जो अपना सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम आप याद रखते हैं वो है सती प्रथा का अंत। तो इन्होंने क्या किया, 1829 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया, जिसपे कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किया विलियम स्लीमैन का नाम याद रखिएगा आपका, विलियम स्लीमैन, जिनके अंडर में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था ठगों के विरुद्ध। इसके अलावा दो व्यक्ति याद रखिएगा, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। भाई जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हर 10 साल पे इन्होंने चार्टर, हर 20 साल पे एवरी 20 इयर्स इन्होंने चार्टर एक्ट बनाने चालू किए। तो 73 के बाद में, 93 के बाद में, 13 के बाद में, 33 में जो चार्टर एक्ट आया उसने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लास्ट बंगाल गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। अब इनके अंडर में जो काउंसिल थी, यानी एक जो परिषद थी गवर्नर जनरल की परिषद, इस परिषद के अंदर एक लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य जोड़ा गया। ये थे लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले से इन्होंने कहा शिक्षा पे अपना परामर्श देने के लिए, इसी को कहा जाता है मैकॉले मिनट। इन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पितामह के रूप में देखा जाता है। अगर ये ऑप्शन ना दिया गया हो तो विलियम बेंटिक दिया हुआ होता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया में दो नाम आ सकते हैं, एक मैकॉले भी आ सकता है, विलियम बेंटिक भी आ सकता है। दोनों दिए हुए हो तो मैकॉले मारिएगा, अगर मैकॉले ना दिया हुआ हो तो विलियम बेंटिक दिया हुआ होगा। इसके अलावा इन्होंने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, यानी कि बालिका शिशुवध, इस पे रोक लगा दी थी। इसके अलावा इन्होंने मैसूर, कुर्ग और सेंट्रल छाछर जगह का एनेक्स कर लिया था, यानी उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था। इसमें इसके बाद में मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 इन्हीं के टाइम पे आया था, जिसकी हमने बात की। तो ये मैकॉले मिनट इन्हीं के टाइम पे आया था। इसके बाद आते हैं तीन ऐसे गवर्नर जनरल जिनके बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा करना है। पहली बात तो मैटकॉफ, जिनका 34 से लेकर के और 36 से छोटा टाइम पीरियड रहा। दूसरे थे तो इन्होंने प्रेस लॉ पारित किया था। इसके बाद में ऑकलैंड, जो कि फर्स्ट अफगान वॉर के लिए याद रखे जाते हैं, और उसके बाद में एलन बरो, जिन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर को समाप्त किया।
और सिंध को कब्जा किया। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, यानी सिंध पे कब्जा किया था किसने? एलन बरो ने किया था। और स्लेवरी को समाप्त करने का जो रूल आया था फाइनली, वो इन्हीं के टाइम पे आया था। हालांकि प्रयास विलियम बेंटिक के ही टाइम से चालू थे। और आज का लास्ट गवर्नर जनरल जो 1857 के विद्रोह से पहले कैनिंग थे, और कैनिंग से जस्ट पहले थे भारत में डलहौजी 48 से 56। बहुत ज्यादा याद रखते हैं, याद रखा जाता है राज्य हड़प नीति की वजह से। तो राज्य हड़प नीति क्या थी? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें यह निर्धारित किया गया कि अगर आपका राजा नहीं है, आपके क्षेत्र में अगर कोई राज्य करने वाला नहीं है, मतलब कि राजा के अगर कोई पुत्र नहीं था, उसने पुत्र गोद ले लिया और उसके बाद में राजा अगर मर जाता है, तो जो पुत्र है उसे राजा की संपत्ति तो मिलेगी लेकिन उसका राज्य नहीं मिलेगा। तो उसका राज्य एनेक्स कर लिया जाएगा, यानी उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड चाइल्ड को मान्यता नहीं दी। इस क्षेत्र में इन्होंने 7 मुख्य जगहों पे कब्जा किया, जिनमें सबसे पहले आता है सतारा, उसके बाद में आता है जैतपुर। ये जयपुर नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये है जैतपुर, जिसे जैतापुर भी कहा जाता है। फ्रांस के सहयोग से हमने वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट लगाया है। तो जैतापुर या जैतपुर, फिर संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इन जगहों पे। तो झांसी का आपको फेमस याद है, क्योंकि जो लक्ष्मीबाई थी उनके कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, तो झांसी का ये केस है। इसके अलावा सतारा में रंगाजी बापू गुप्ते थे। ये 2 नाम आप याद रख कर लेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइटल्स एंड पेंशन। जो भी टाइटल और पेंशन दिए जाते थे सब इसने बंद कर दिए डलहौजी ने। इसके अलावा इसने पंजाब को कब्जा कर लिया। बर्मा का युद्ध इसी के काल में हुआ। चार्टर एक्ट 1853 आया, इससे याद रखिएगा। सबसे पहले रेलवे, मुंबई से थाने आप पढ़ते हैं 1853 में, ये सबसे पहले किसके काल में हुई? डलहौजी के काल में हुई। इसके अलावा टेलीग्राफ, ये सब ऐसा नहीं था कि भारतीयों के लिए चालू की गई थी, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट हमें भी मिला इसका। टेलीग्राफ का उदय इन्हीं के काल में हुआ, पोस्टल सिस्टम बना। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन की शुरुआत हुई वो इन्हीं के काल में हुई थी। तो इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत करवाई 1854 में। तो ध्यान रखिए, एक शिक्षा आयोग बना था 1853 में। इस शिक्षा आयोग के हेड थे चार्ल्स वुड्स, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको दिया, जिसे कहा गया वुड डिस्पैच ऑफ 1854। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज वुड्स डिस्पैच। देन विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके टाइम पे ही आया। इसके अलावा सिद्धो और कान्हो 2 संथाल थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सीधो कान्हो मूवमेंट या संथाल। 1855-56 संथाल अपराइजिंग इनके टाइम पे हुई थी। इसके अलावा विलायत अली शाह की बीवी थी बेगम हजरत महल, और उनका बच्चा था बर्जिस कादिर। तो विलायत अली शाह अवध के नवाब थे। अवध को कुप्रशासन कह करके और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ही एनेक्स किया था। इसके बाद में आते हैं फाउंडेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का गठन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने के लिए। हालांकि वो जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कैनिंग के टाइम पे हुआ, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 57 में नहीं थे, 56 में थे। 56 में ही कैनिंग आ गए थे। उन्हीं के टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ था और इन्होंने एक गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की थी। ये सारे काम हुए लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो इन सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। एक और इंफॉर्मेशन रह गई है। हाँ, शिमला को इन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाया था। इसके अलावा इन्होंने डलहौजी, एक जो स्थान है जो रिजॉर्ट के रूप में काम करता है, वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ये जो सेक्शन है ये पेपर के उद्देश्य से और मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगले सेशन में
वाइस रॉय करेंगे 1857 के बाद और 1947 तक, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में गवर्नर जनरल को एक उपाधि दे दी गई थी वाइस रॉय की। तो जितने गवर्नर जनरल थे इसके बाद के वो सब वाइस रॉय भी कहे जाते हैं। तो ये एक सेक्शन है पार्ट 1, और अगले सेक्शन में हम करेंगे पार्ट 2 जो कि 1947 तक रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। इसका बार बार रिवीजन कीजिए। इसका बेहतर तरीका होता है कि आप अपने सहयोगियों के साथ अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अभी लॉकडाउन में ऐसा नहीं हो पाएगा, अदरवाइज आप ये कीजिएगा कि आप याद कीजिए और अपने सहयोगी को भी कहिए याद करने के लिए, और फिर दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कीजिए। इतिहास इस तरीके से याद हो जाता है कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए। तो आशा करता हूं कि ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज का हमारा शेड्यूल ये रहेगा। थैंक यू।